गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा द्वितीय क्रियाकलाप, और द्वितीय क्रियाकलाप में हमने पढ़ा था उद्योग, उनका वर्गीकरण, विनिर्माण उद्योग क्या होता है और जितने भी उद्योग हैं उनका वर्गीकरण। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक प्रश्न आता है, 4 नंबर का प्रश्न आता है, और निश्चित तौर पे जो आपका एनसीईआरटी कोर्स था उसमें 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न था अवस्थिति का और एक प्रश्न था विशेषता का। उद्योगों की विशेषता बताइए और उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कारक बताइए। कोई 4 कारक ये पूछता है, 4 नंबर का प्रश्न आता है। अब हम बात करते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इन कारकों को देखते हैं। देखो, कोई भी बड़ा उद्योग होता है, कोई भी बड़ा उद्योग अगर स्थापित करते हैं तो उसकी स्थापना के पीछे बहुत सारे बिंदु देखने पड़ते हैं, और वो जो बिंदु है वो उद्योग की स्थापना को निश्चित करते हैं। अगर उसमें वो बिंदु नहीं होते हैं तो वहां पर उद्योग की स्थापना हम नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, कोई भी उद्योग स्थापित करें तो सबसे पहले उद्योग की स्थापना, वैसे तो देखें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग तीनों में, कुटीर, बृहद और लघु तीनों में ही कच्चे माल के स्रोत की आवश्यकता होती है, क्योंकि विनिर्माण का मतलब क्या है? कच्चे माल से तैयार माल की रचना करना। क्या होता है? विनिर्माण होता है। अब विनिर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है? कच्चे माल की। अब कच्चे माल के स्रोतों की मैं बात करूं तो कच्चे माल के स्रोत कुछ ऐसे होते हैं जो भार ह्रास वाले होते हैं, और कुछ भारी होते हैं। जो भार ह्रास वाले और भारी कच्चे माल के स्रोत होते हैं, तो ऐसे प्रदेशों में उद्योग है वो उन्हीं भागों में स्थापित किया जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, जैसे महाराष्ट्र में देखें तो चीनी उद्योग, ये उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा जहां पर ये उद्योग है, यानी कच्चे माल के स्रोत हैं वहीं पे क्या होगा? उद्योग स्थापित होगा। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जो भारी धात्विक और भारस वाले नहीं है, जैसे सूती कपड़ा उद्योग, ये भारस वाला नहीं है और भारी धात्विक भी नहीं है, भारी नहीं है और भारस वाला नहीं है, तो क्या है? इसको हम अन्यत्र क्षेत्र में स्थापित कर लेते हैं। जैसे यहां से औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटेन में सूती वस्त्र के लिए कपास ले जाएगी और तैयार माल यहाँ लाएगा, लेकिन वहां गन्ना नहीं ले जाएगा, और चीनी की मिलें यहीं पर स्थापित की गई। इसी प्रकार आपके जो जापान है वो भी आयातित कपास है। ब्रिटेन और जापान दो ऐसे हैं जो आयातित कपास से क्या करते हैं? सूती वस्त्र की रचना करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जहां कच्चे माल के स्रोत होते हैं वहां पे उद्योग की स्थापना होती है। और अगर मान लो कि वो भार ह्रास वाला या भारी कच्चे माल के स्रोत नहीं है, तो भी क्या होगा कि कहीं पर भी जाए बाजार होनी चाहिए सूती कपड़ा बनाने के लिए। जैसे अपने एक उदाहरण और है, मुंबई है, तो मुंबई में कोई कपास का उत्पादन नहीं, लेकिन मुंबई की तटवर्ती स्थिति कारण तो महाराष्ट्र ये क्षेत्र है, इनकी कपास आती थी कहाँ जाने के लिए? ब्रिटेन के लिए, और यहाँ पर ये कपास आकर के इकट्ठा होती थी। तो ये क्या हो गया? बाजार क्षेत्र हो गया।
और इस बाजार क्षेत्र के अंदर क्या है, उद्योग की स्थापना हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस समझ में आ गया होगा कच्चे माल की स्रोत, अगर कच्चे माल नहीं है तो उद्योग की स्थापना नहीं होती। दूसरा है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन का मतलब है कोई भी उद्योग को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शक्ति के साधन, जिसमें कौन से होते हैं साहब, कोयला भी होती है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, जल विद्युत होती है, ये और आजकल भूतापीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सब क्या है, शक्ति के साधन है। अब कुछ ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं कि वो भी भारास वाले या भारी होते हैं, उस कारण से ऊर्जा स्रोतों के समीप भी क्या है, उद्योगों की स्थापना की जाती है। जैसे आपका लोहे इस्पात उद्योग है, इसके लिए कोयला चाहिए, क्या चाहिए, कोयला। कोयला है वो जिन क्षेत्रों में है वहां से ले जा तो सकते हैं, लेकिन ले जाने में क्या आएगी, लागत आएगी। लागत से उद्योग में क्या होगा, हम ज्यादा आमदनी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इस कारण से लोहे इस्पात उद्योग है उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां लोहा, धात्विक खनिज भी है और कोयला भी है। जैसे रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र है, वहां पे लोहा उत्पादन भी, लोहा भी है और मैग्नीज भी है। तो यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में है, आपके उड़ीसा में है, आपके झारखंड में है, ये क्या है, लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई है झारखंड में, उड़ीसा में। क्योंकि ये पूरी बेल्ट जो है पढ़ेंगे, ये पूरी बेल्ट है वो आपके कोयला, लोहा, मैग्नीज वगैरह इनकी है। अब पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम उत्पाद है, इसका क्या होने लग गया है, इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने लग गया है पाइपलाइनों के माध्यम से। और जल विद्युत है, जल विद्युत को भी तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये दो कारक ऐसे हैं शक्ति के स्रोत जिनके कारण उद्योगों का क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। यानी उद्योग कच्चे माल के स्रोत और आपके शक्ति स्रोत के समीप होते थे, लेकिन दो कारक ऐसे हैं कि इनके कारण उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ है, पेट्रोलियम और जल विद्युत के कारण। नेक्स्ट है परिवहन और संचार माध्यम। परिवहन और संचार माध्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी उद्योग है उसमें चाहे वो कच्चा माल है उसको उद्योग तक ले जाने, तैयार माल है उसको बाजार तक ले जाने, सभी के लिए किसकी आवश्यकता है, परिवहन। और जिन क्षेत्रों में उन्नत परिवहन माध्यम है वहां पे उद्योगों की स्थापना होती है और विकास होता है। अगर गलती से वहां लगा दिया जब उन्नत परिवहन माध्यम नहीं है, वह उद्योग अगर स्थापित भी कर लिए तो थोड़े दिन बाद में उद्योग उठाने पड़ेंगे। ऐसे संचार माध्यम है, संचार माध्यम जो है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना, तथ्यों, विशेष संदेश उनका आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार माध्यम। तो भी इंटरनेट है, आपके पत्र पत्रिकाएं हैं, डाक है, इनकी जो पूर्ति होती है तो उद्योगों के बीच में एक वार्तालाप, संवाद होता है, जिसके कारण भी उद्योग क्या है, विकसित होते हैं। तो उद्योगों की आवश्यकता के लिए क्या चाहिए हमें, परिवहन और संचार माध्यम। इसके बाद देखें बाजार। देखो बाजार जो है वो निर्भर करता है वस्तु की मांग पर, वस्तु की मांग पर। वस्तु की मांग निर्भर करती है जनसंख्या पर और जनसंख्या के आर्थिक स्वरूप पर। वस्तु की मांग
जनसंख्या पर और जनसंख्या के आर्थिक स्वरूप पर निर्भर करती है। जो वस्तु है ये बाजार है, वो बाजार क्या करेगा कि वस्तु की मांग स्थापित करेगा, वस्तु की मांग जनसंख्या और आर्थिक स्थिति पे स्थापित होगी। और यदि बाजार है तो उद्योग की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि उद्योग क्या करेगा, उद्योग की वस्तु की मांग है और उद्योग क्या करेगा, वस्तु को निर्मित करेगा और आएगी, बाजार में आएगी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाजार नहीं है, तो बाजार नहीं है तो वहां पे क्या होगा, वस्तु उद्योग की स्थापना करना असंभव होता है। अब कुछ विकसित ऐसे विश्व के जहां पे ये दोनों है, जनसंख्या का सघन जमाव भी है, आर्थिक स्वरूप यानी क्रयक्षमता भी है, तो वहां पे बाजार की स्थापना होती है, उद्योगों का विकास भी होता है। लेकिन विकासशील देशों में ये अपोजिट है, तो वहां पे उद्योग के विकास के लिए जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम है जहां बाजार की स्थापना हो, और जहां उन्नत बाजार है वहीं पे उद्योगों की स्थापना होती है। अगला है कुशल श्रमिक। देखो बड़े पैमाने के उद्योग है वो मशीनें वहां पे लगी है, मशीनें लगी तो अकुशल श्रमिक वहां पे कार्य नहीं कर सकता, और कुशल श्रमिक भी चाहिए, और वो भी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो कम लेकिन कुशल श्रमिक है उनमें आवश्यक है, और कुशल श्रमिक है तो वहां पे उद्योग की स्थापना हो जाएगी, अन्यथा नहीं होती है। पूंजी सीधी सी बात है, बड़े पैमाने के उद्योग है तो पूंजी की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति, उद्योगों के अंदर जल आपूर्ति होना आवश्यक है। जैसे कुछ उद्योग है जैसे बागायती उद्योग है, लोहा इस्पात आदि, उनके लिए जल आपूर्ति होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कोयला है जो अपने कच्चे माल का स्रोत भी है और आपकी शक्ति का साधन भी है। उन क्षेत्रों में उन उद्योगों के निर्माण के लिए जल होना आवश्यक है। जैसे आपके जो बोकारो संयंत्र है, आपके ये दुर्गापुर है, इन क्षेत्रों में जो बहने वाली नदियां हैं वो क्या करती है, इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति करती है, और जल आपूर्ति के कारण उद्योगों का विकास होता है। अब जलवायु, तो कोई भी उद्योग देख लो, कोई भी उद्योग जिसके लिए जलवायु उचित है तो कच्चे माल के स्रोत भी मिल जाएंगे, शक्ति के साधन भी वहां पे होंगे, और साथ ही साथ वहां के जो श्रमिक हैं, अगर अच्छी जलवायु है तो श्रमिक क्षमतावान होंगे, अगर जलवायु विपरीत है तो श्रमिकों में क्षमता की क्या होती है, कमी होती है। ऐसे ही हम देखें कि उच्च तकनीक होती है तो क्या होता है, कोई भी उद्योग है उसमें जो वस्तु बनती है वो क्या होती है, अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। देखो दो चीज, एक तो कुशल श्रमिक और एक अच्छी टेक्नोलॉजी, दोनों ही है वो वस्तु की निर्माण की गुणवत्ता को निश्चित करते हैं। ठीक है, अगर तकनीकी में कमी है तो वहां वस्तु तो बढ़ाएंगे, जो कच्चा माल लग रहा है उतना ही लगेगा, शक्ति के स्रोत लग रहे हैं उतने लगेंगे, लेकिन जो अपनी वस्तु है उसमें गुणवत्ता में क्या है, कमी आ जाएगी। तो उच्च तकनीक है वो गुणवत्ता में क्या है, वृद्धि लाने वाली है। अगला है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां इंपॉर्टेंट है बड़े उद्योगों के लिए, क्योंकि सरकार है 1991 की जो नीति आई थी, औद्योगिक नीति, भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर आपके जो उद्योग है, जैसे दवाई उद्योग है यानी रसायन उद्योग है, आपके विस्फोटक उद्योग है, आपके रेल है, कुछ 6 उद्योग है, उनको तो क्या है मान्यता दी थी कि वो ये है लाइसेंस होने चाहिए इनके लिए। ठीक है, बाकी उद्योगों को क्या किया था कि इन उद्योगों को हम लाइसेंस मुक्त करते हैं उदारीकरण नीति के माध्यम से। तो सरकारी नीति है वो क्या कहती है, सरकारी नीति कहती है कि जहां पर भी उद्योग की स्थापना की जाए उस उद्योग की रूपरेखा
उद्योग क्षेत्र की रूपरेखा, भी कितने पूंजी लगा रहे हो, कितना क्षेत्र है, उद्योग है, क्या श्रमिक है, वो सारी रूपरेखा की फाइल हमें सरकार को देनी पड़ती है। और सरकार देखती है कि आपका उद्योग कोई आबादी क्षेत्र में तो नहीं है, आप जहाँ उद्योग लगा रहे हैं उस उद्योग से किसी को नुकसान तो नहीं है। उसको करने के बाद सरकार आपको क्या करती है, उद्योग स्थापित करने के लिए जिंदगी अनुमति दे देगी। तो ये है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियों के बिना उद्योग की स्थापना होना संभव नहीं है। इसके बाद अगर कोई काम और आता है तो सबसे पहले हम बात करें भूमि। इसकी भूमि की आवश्यकता होती है, अच्छी, सस्ती और औद्योगिक रूपरेखा के आधार पर व्यवस्थित भूमि होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। राजनीतिक स्थिरता का मतलब है कि जहां पर भी उद्योग की स्थापना हम करने जा रहे हैं वहां पे किसी प्रकार का राजनीतिक उपद्रव नहीं हो और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो। ये पार्टी पॉलिटिक्स होने के कारण जो व्यापारी होता है जिसने उद्योग स्थापित किया है उसके उद्योग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये राजनीतिक स्थिरता है, वहां पे उद्योगों का विकास होता है। इसके अलावा हम देखें तो बीमा और बैंकिंग, बीमा और बैंकिंग जैसी सुविधा भी होनी चाहिए। बीमा और बैंकिंग जैसी सुविधा भी होनी चाहिए। किसके लिए? उद्योगों की स्थापना के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि कोई भी उद्योग, एक उद्योग की स्थापना, जैसे कोई भी उद्योग है, लोह इस्पात उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कच्चे माल के स्रोत, शक्ति के साधन, बाजार, ये सारी चीजें एक जगह ही होना आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा उद्योग है भारी धात्विक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उद्योग स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें परिवहन की लागत है वो ज्यादा आती है, चाहे वो शक्ति के साधन में देख लो, चाहे वो कच्चे माल के स्रोतों में देख लो। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा कि कोई भी उद्योग की स्थापना या उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें इन कारकों की आवश्यकता होती है। अगर ये कारक है उद्योग के लिए प्रतिकूल होते हैं तो वहाँ उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते हैं, और ये अनुकूल होते हैं तो वहाँ पर उद्योग की स्थापना कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के उद्योग। विश्व में उद्योग जो हमारे कोर्स में है, लोह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, और आपके जूट उद्योग है, जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।